इंडिया लेके जाता है अफ्रीका के अंदर, और आज तक कोई पाकिस्तानी सदर या वज़ीर आज़म ने तारड़ साहब साउथ अफ्रीका का विजिट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इब्राहिम रईसी साहब से, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिक्स एक्सपेंशन है उसमें हमारा सबसे पहले नाम है, हम चाहते हैं। उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं कि वो भारत ने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना इन्फ्लुएंस काफी जो है बढ़ाया है, और उसकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई है ताइवान की वजह से के तौर पे जो है वो उसमें मौजूद है, तो वो आगे आगे होगा। और जिन मुल्कों ने शामिल होना है वो इंडिया से भी बात करेंगे, कोई रशिया से करेगा, कोई। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए हैं ब्रिक्स की मीटिंग के लिए। वहां पर एक वाक्य पेश हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर जाते हैं तो नीचे फ्लोर पर तिरंगा पड़ा हुआ था, जिसको उठाते हैं अपनी जेब में डाल लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में भी। आप देखिए एक बार पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और सारे चाइनीज प्रेसिडेंट वगैरह गए हुए हैं। खैर पाकिस्तान को तो किसी ने नहीं बुलाया, बड़े मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ कुछ 41 मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, और हमें कोई ये भी बताने वाला नहीं है कि हमें क्यों नहीं बुलाते, और हमें ये भी बताने वाला कोई नहीं है कि जो ब्रिक्स है उसकी एक्सपेंशन हो रही है तो हम क्यों इसका हिस्सा नहीं है। ऐसी बातें तो यहाँ पे डिस्कस नहीं होती। आप कैसे देख रहे हैं एक तो इस चीज़ को, और जो इंडिया की इनग्रेस है पर्टिकुलरली कि दूसरे ममालिक को, अफ्रीका के अंदर उनकी बड़ी इनग्रेस हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो जिसे कहते हैं ना 8 प्रोजेक्ट्स इंडिया लेके जाता है अफ्रीका के अंदर, और आज तक कोई पाकिस्तानी सदर या वज़ीर आज़म ने तारड़ साहब साउथ अफ्रीका का विजिट नहीं किया। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मोदी साहब का साउथ अफ्रीका का दौरा, कल वेस्टर्न मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है, और उसको जो रंग दिया जा रहा है उसमें बताया ये जा रहा है खासकर ब्रिक्स के हवाले से कि चाइना उसकी एक्सपेंशन चाहता है और उस पर अपना असर रसूख जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है, बल्कि उसमें वो पाकिस्तान को भी ऐड करना चाहता है ब्रिक्स के अंदर। चाइना इज इंटरेस्टेड इन, पता नहीं पाकिस्तान इंटरेस्टेड है या नहीं है। देखें ब्रिक्स में तो फिर जो वही लोग कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके इकोनॉमिक सिचुएशन हो। आपके तो हालात यही हैं कि आप पिछले 76.5 साल से मांगे तांगे पे चल रहे हैं, कर्जों पे, एड्स पे चल रहे हैं आप। लेकिन उसके अंदर भारत अपनी पोजीशनिंग जो है वो खासकर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है भारत। देखें इसमें अगर देखा जाए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो मैं आर्टिकल कल परसों से पढ़ रहा हूँ खासकर ब्रिक्स की एक्सपेंशन की वजह से, उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं कि वो भारत ने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना इन्फ्लुएंस काफी जो है बढ़ाया है, और उसकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई है ताइवान की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज और बिलखसूस अमेरिका के हवाले से। लेकिन जिसमें वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से, वैक्यूम ये था कि चाइना और रशिया करीब आ गया एक दूसरे के। उसमें जो है वो दैट इज वरीसम फॉर भारत इस वक्त इंडिया के लिए। उनका आपस में ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट है वो काफी वरीसम है बिलखसूस, और उसको वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स की एक्सपेंशन के हवाले से। चाइना उसमें अपने मसल फ्लेक्स करना चाह रहा है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए, और उस पर अपनी उनकी जो फाइनेंशियल जो वीकनेसेस हैं उनकी अपनी इकोनॉमी के हवाले से, और ब्रिक्स की नई जो करेंसी बनाई जाए। और बिलखसूस देख के वरीसम होना भी चाहिए। मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा आपको कि रशिया, ना सिर्फ रशिया चाइना एक दूसरे के करीब हुए हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज चाइना के करीब हो गए हैं, और उसमें साउथ अमेरिका के कंट्रीज जो है वो चाइना के करीब हो चुके हैं। इवन देन मैक्सिको चाइना के करीब होता जा रहा है। और इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो अगर यहाँ पे जिस तरह के पिछले दिनों में आर्टिकल्स थे कि कैन इंडिया डिलीवर टू यूएस व्हाटएवर द यूएस वांट्स ताइवान के हवाले से, लेकिन ताइवान अकेला तो दुनिया का इशू नहीं है, दुनिया के अंदर और भी इश्यूज मौजूद हैं, और जिनमें चाइना विन होता नजर आ रहा है। जिस तरह सऊदी अरेबिया है, जिस तरह ईरान जो है वो चाइना ने पहली दफा हिस्ट्री में, आज तक उन्होंने किसी चीज की आर्बिट्रेशन नहीं की, पहली दफा उन्होंने आर्बिट्रेशन की ईरान की और सऊदी अरेबिया की। तो वो जो एक रोल अमेरिका का होता था, चाइना उस पे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, चाइना ने यूक्रेन में, प्रेसिडेंट शी गए, उन्होंने यूक्रेन के अंदर भी अपना एक पैकेज देने की कोशिश की, और रशिया ने उसको सीरियसली लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इब्राहिम रईसी साहब से, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिक्स एक्सपेंशन है उसमें हमारा सबसे पहले नाम है, हम चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो चाबहार है उसको एक्टिव दोबारा से किया जाए, उसके लिए और मजीद बजट भी आपको पता है उन्होंने मुख्तस कर दिया हुआ है इंडिया ने। तो इसके ऊपर सर ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इसी के साथ इसी में शामिल एक और नुकता ये है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होने की तवक्को की जा रही। तो पहले तो आप सर ये बताइए कि ईरान
और इंडिया की जो बात हुई है, तो ब्रिक्स में अब इस हवाले से हमें क्या डेवलपमेंट नजर आ सकती है? देखें जी, पहली बात यह है कि ये तो डेवलपमेंट बड़ी क्लियर है कि ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, बल्कि इसमें जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 70 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्रिक में शामिल होना चाहती हैं, और जिसका ऑलरेडी उन्होंने या तो एप्लीकेशन सबमिट की है या इस तरह लीडरशिप टू लीडरशिप जो है उन्होंने रब्ता करके तो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। ईरान इज़ वन ऑफ देम। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क इस वक्त जो, पहले हम लफ्ज़ तीसरी दुनिया का मुल्क कहते थे, अब हम तीसरी दुनिया नहीं कहते बल्कि हम ज़्यादातर इसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ का वाहिद मुल्क जो इसमें रह गया है, जिसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो पाकिस्तान है। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये जो है डीपली कंसर्निंग होना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए कि उनके जो हुक्मरान तबकात या रूलिंग एलीट है वो किस दुनिया में रहते हैं और किस तरह की पॉलिसियों का शिकार हैं और दुनिया के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ का वाहिद मुल्क जो कि 70 कंट्रीज़ जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट शो किया आइदर इन राइटिंग और वर्बली, वो सारी की सारी ग्लोबल साउथ की 7 कंट्रीज़ हैं। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको हम पहले अंडर डेवलप या डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते थे? अब हम क्यों नहीं कहते? चूँकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 90s के बाद ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। अब भी कुछ हमारी तरह के पुराने सोच रखने वाले लोग उस तरह भी कहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इसके अंदर अप्रोच है वो इसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसमें ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका की वो कंट्रीज शामिल हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं, और वो जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत पीछे हैं अपने अपने अंदाज में। जैसे लातिन अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे रह गया है। साउथ जो नॉर्थ अमेरिका का साउथ है उसमें अब मैक्सिको से लेके अर्जेंटीना से लेके ये जितनी कंट्रीज़ हैं कोलंबिया तक, इनको आप गिन के देख लें। तो जाहिर है पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, जो वेल्थ का गैप है, बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है वो एशिया के अंदर भी है, और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनूबी एशिया में है। और जनूबी एशिया में टॉप ऑफ द जो लिस्ट जो मुल्क इस सारे मामले में सामने आता है मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान है, और वो पूरे इस किस्से में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई ब्रिक भी हो रहा है, और उससे पहले जो ग्लोबल साउथ हुआ था वो भी जो है उससे का एग्जैक्टली यही रवैया था। उसकी वजह ये है कि उसमें इंडिया का रोल जो है वो लीडरशिप का रोल था, इंडिया आगे आगे था। अब जाहिर है ब्रिक में भी इंडिया आगे आगे होगा, चूँकि जिस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है, जिस तरह ये ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रूस का ये जो मुल्क इसमें शामिल हैं, तो जाहिर है उसमें इंडिया एक बड़ी पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी के तौर पे जो है वो उसमें मौजूद है, तो वो आगे आगे होगा। और जिन मुल्कों ने शामिल होना है वो इंडिया से भी बात करेंगे, कोई रशिया से करेगा, कोई चाइना से करेगा, अपने अपने जो है हिसाब से, जहाँ पे वो कंफर्ट फील करते हैं। जिस तरह के ईरान ने